हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमें पता है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है तो उसने मरना भी है ना। कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा। वो अब सबका अलग होता है कि किसने कब मरना है, किसने कब पैदा होना है ना। तो वैसे ही मैंने लिखा कि एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर सर्टेन एज या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक इंसान ना किसी टाइम तक ही जिंदा रह सकता है, ठीक है। और वो जिस टाइम तक जिंदा है, जो उसने टाइम जिया है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस टाइम को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा है, राइट व्हाट इज द लाइफ स्पैन, ठीक है, आप क्या लिखोगे? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। वो समय जो एक इंसान पैदा होने के बाद से लेकर अपनी डेथ तक का उसने जो समय जिया उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। एक अपने ही जैसे दिखने वाले बच्चे को जब एक इंसान जन्म देता है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन नहीं हो तो हमारा क्या जाता है? हमारा कुछ नहीं जाता है ना। नहीं, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? अब क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन होना? नहीं होगी तो क्या जाएगा? रिप्रोडक्शन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ना हो कि एक जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में बस 3 लोग थे तो 3 के 3 ही रह गए, रिप्रोडक्शन हुई नहीं, रिप्रोडक्शन की नहीं किसी ने, तो बस फिर 3 के 3 ही रह गए। जो कंटिन्यूटी है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन की जो चलती है, ये बनी नहीं आगे। तो वही 3 रहे और 3 का जब मरने का टाइम आया और वो 3 मर गए। तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी जो है ना हमारी स्पीशीज़ की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन न्यू जनरेशन आती है, फिर वो जनरेशन जाएगी, फिर दूसरी जनरेशन आ जाएगी। ऐसी जनरेशन नहीं आ पाएगी अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। पर रिप्रोडक्शन करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन करो और इतनी जनरेशन को पैदा कर दो कि भाई बस भाई आ जाए। पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा हो गई आज, तो इसलिए इसे आपको समझना है कि रिप्रोडक्शन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हो तो जो पॉपुलेशन है जैसे इंडिया की बहुत ज़्यादा बचे नहीं। तो रिप्रोडक्शन होनी ज़रूरी है, बट हर चीज़ लिमिट में, जैसे अच्छी रहती है वैसी ये भी लिमिट में। सो अनलिमिटेड चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि हमारी इंडिया में इतने रिसोर्सेज नहीं है। आज लोग इतने गरीबी से जा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है और बच्चे लोग इतने ज़्यादा पैदा करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन वाला वर्ड आता है बच्चों की, मैम हमें ना स्पीशीज़ नहीं समझ आया। स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ ना कुछ नहीं होता। स्पीशीज़ एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें ना हर कैटेगरी आती है। इंसेक्ट्स मतलब आप समझ लो, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग जो भी है लिविंग है वो रिप्रोडक्शन तो करती हैं। हाँ, पर इसमें ये चीज़ ध्यान रखो कि रिप्रोडक्शन आगे मैं बताने लगी हूँ कि रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है। उसकी रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। तो अब इंसेक्ट्स क्या करते हैं, कैसी रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन्स कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंस आ सकता है, बट दे रिप्रोड्यूस। ओके, ऑलराइट। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है उसकी 2 टाइप्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका डिफरेंस क्योंकि आपको डिफरेंस क्वेश्चंस आते हैं कि राइट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट बच्चे को जन्म दे रहा है, ठीक है। एक पेरेंट, उसको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रिप्रोडक्शन करके जन्म दे देता है। और इसमें क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगी और बेबी आएगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट नहीं बनेंगे क्योंकि दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो गैमेट नहीं बन रहे। इधर इधर खुद ही रिप्रोडक्शन हो रही है और एक नया यंग वन जो है वो राइज हो रहा है। और इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी, ज़रूर होगी क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। और वेरिएशन हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन क्यों नहीं देखने को मिलेगी हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मिलेगी। बात ये है कि जब देखो एक ही पेरेंट है तो जब जो नया बेबी होगा ना वो एग्जैक्ट बिल्कुल पेरेंट की तरह लगेगा, उसमें कोई वेरिएशन आएगी नहीं, ठीक है। इसलिए हमें कोई वेरिएशन नहीं दिखती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि वो एग्जैक्ट पेरेंट की तरह, एग्जैक्ट बोलते हैं डिटो कॉपी, वैसी। और इसमें एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करता है ना तो वो खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होता क्या है कि वो जब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है तो वो एग्जैक्ट बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, उसमें कोई वेरिएशन दिखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मिलेगी क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स के अंदर अलग अलग क्वालिटी, एक पेरेंट के अंदर अलग क्वालिटी है, एक पेरेंट के अंदर अलग क्वालिटी है। दोनों की क्वालिटीज जब मिलेंगी, एक नया बनेगा तो उसमें भी क्वालिटीज कुछ न्यू आएंगी, अलग आएंगी, वेरिएशन दिखेगी हमें, ठीक है। तो जो यंग वंस है ना वो आइडेंटिकल कॉपीज। अब इस चीज़ की बात होगी। अब उसके बाद क्या हमें इवोल्यूशन देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, तो एवोल्यूशन तो आएगा ही नहीं। एवोल्यूशन क्या होता है, जो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस बनती जाती हैं, जब बनती जाती हैं तो उनमें डिफरेंस आता है। जैसे पहले सारे मतलब ओल्ड सोच रखते थे ये वो है ना, तो उसके बाद जब नई जनरेशन आई तो अब नई जनरेशन में क्या चल रहा है, मॉडर्न ज़माना ये वो वगैरह है ना, तो ये चीज़ें, तो इसको एवोल्यूशन बोलते हैं कि एवोल्यूशन आया, ठीक है। और ये नेचुरली आता है, ये कोई ये नहीं है कि आपने कुछ किया, चेंज लाया और उसकी वजह से एवोल्यूशन आ गया, नहीं। एवोल्यूशन नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है फिर आती है, ऐसे नहीं आती है, ठीक है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एवोल्यूशन देखने को मिलेगी। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या आएंगे इनमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें किस किस चीज़ों में देखने को मिलेगी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हमें लो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि हाइड्रा, अर्थवॉर्म तो पता है आपको, अब जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ी है ना बायो, उनको हाइड्रा भी पता है। तो उसके बाद अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आगे बनाकर दिखा दूँगी आप लोगों को ताकि आपको पता चले। तो बैक्टीरिया, अमोइबा, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होते हैं ना, पता है ना आपको। तो उसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स देखें तो हमारी आती है ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो इसमें यंग वंस होते हैं ना वो कॉपी, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स के साथ अगर उनको खड़े करा दो ना वो डिट्टो कॉपी लगेंगे आपको। और इस चीज़ को हम ना क्लोन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अच्छे से इसको बिल्कुल वो क्या बोलते हैं यार, हाईलाइट कर देना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक यंग वन अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल कॉपी है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखा जाता है, बहुत रेयर आई थिंक होता ही नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ देखी जाए। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाती है कि जब यंग वन आइडेंटिकल कॉपी होती है उनके पेरेंट्स की तो उसको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्लोन वर्ड आए तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो अब है कि जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वंस हैं वो सिमिलर हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं थोड़े, बट आप बोलो कि आइडेंटिकल कॉपीज हैं वो पेरेंट्स की, बिल्कुल डिटो हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें देखा है ना, हमें ह्यूमंस में भी कैसा होता है कि जो एक ह्यूमन का बेबी होता है उसमें थोड़ा सा फेस पेरेंट्स के साथ मिलता है, बट डिफरेंस आता है, वेरिएशन आती है, उसके बाल अलग हो सकते हैं, उसकी आइज अलग हो सकती है, उसके नोज अलग हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। और सेक्सुअल में हमने पढ़ा कि क्या है, वेरिएशन नहीं है तो डिफरेंस नहीं दिखेगा, है ना। अब दोबारा रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो असेक्सुअल में एक पेरेंट है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। और असेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो रही है। और असेक्सुअल में वेरिएशन दिख ही नहीं सकती क्योंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, हमने पढ़ा बहुत बार। उसके बाद जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दिखेगी, क्यों दिखेगी? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना। उसके बाद एवोल्यूशन भी हमें नहीं दिखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ आता है। और अगर वेरिएशन ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, तो एवोल्यूशन क्या दिखेगा? और अगर वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है जैसे कि, तो एवोल्यूशन हमें दिखेगा, बट थोड़ा टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि आज एक दो दिन हुए उसके बाद एवोल्यूशन दिख गया, ये नहीं होता, टाइम लेती है वो चीज़ पूरी अपना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने बताया कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में दिखती हैं, ये हाइड्रा में दिखेगा आपको, अर्थवॉर्म में दिखेगा, बैक्टीरिया में दिखेगा, अमोइबा में दिखेगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए उनकी कि होती क्या किसमें है, कैसे होती है, तो आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। उसके बाद ह्यूमंस आ गई, डॉग्स आ गए, कैट्स आ गई, ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल्स आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो यंग वंस हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं पेरेंट्स की, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लगते हैं पेरेंट्स की। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जब जो यंग वंस हैं वो पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी लगते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस है वो सिमिलर है, एक तरह से देखा जाए तो थोड़े पेरेंट्स के साथ तो लग रही हैं कि हाँ इनके ही बच्चे हैं, बट आप बोलो कि आइडेंटिकल कॉपी है, नहीं वैसा नहीं, क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएशन है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया टाइप्स असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम लोगों का, अब जिसने अच्छे से समझा ना उसको ये समझाएगा, ठीक है। सबने अच्छे से समझा, मुझे पता है, सारे आंसर देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किस बेसिस पर तुम लोग बताओगे कि जो रिप्रोडक्शन हुई है वो सेक्सुअल है या वो असेक्सुअल है, तो मुझे बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल दूँ मैं? एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। हम वही बात, अब ये देखना आधे बोलेंगे मैम आपने तो एग्जाम्पल बताई थी, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया था, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया था, तो बस ये तो हमें पता चल गया ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। चलो मैं एग्जाम्पल चेंज करती हूँ ना, तुम लोग बड़े चालाक हो। चलो बताओ जल्दी से कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है छोटा सा, कि तुम लोग बताओ ना, बेसिस बताओ कि किस बेसिस बताओगे, किस बेसिस पर बताओगे कि जो रिप्रोडक्शन हुई है वो सेक्सुअल हुई है या असेक्सुअल हुई है। सोचो ना, मैंने अभी तुम लोगों को बताया है डिफरेंस पूरा, कि तुम्हें पता चले कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या हो रहा है। बताओ जल्दी से बेसिस पे क्या बेसिस होंगे जिससे हमें बहुत क्विकली बता सकते हैं हम कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ आ गया, दूंगा तो आ गया। चलो अब बताते हैं कि किस बेसिस पर हम पता करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये असेक्सुअल। सिंपल है, अगर वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो कौन सी होगी रिप्रोडक्शन, जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और अगर टू पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कौन सी रिप्रोडक्शन हुई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, तुम्हें आता है सारा बड़े चला दो लोग। पॉज करके ना पहले सोचा करो क्वेश्चन कि एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन पूछा क्या है। अगर तुम्हें ये नहीं आएगा तो तुम्हें कैसे, मैं कैसे कह दूँगी तुम्हें बेसिक्स समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि हाँ ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हुई है या ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल हुई है, तो उसका बहुत बेसिक पॉइंट क्या है, कैसे हम पता करेंगे? इस चीज़ से कि एक्चुअल में पेरेंट कितने इन्वॉल्व हैं। आई समझ? किस चीज़ से कि पेरेंट कितने, सबसे पहले हम चीज़ क्या देखेंगे कि एक्चुअल में उस चीज़ में पेरेंट कितने इन्वॉल्व हैं। अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो हमें पता चलेगा हाँ ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर ये एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो हमें पता चलेगा हाँ ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। वेरी गुड, तुम लोगों ने पास किया, चलो एक्सीलेंट। तो हमारा चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग मत भागो ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी ना टाइप्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। हाँ, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या है? बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। कितनी होगी? 5। ये 5 टाइप्स हैं सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। याद रखनी है, अगर भूले तो फिर देख लेना अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। इससे समझो, देखो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि देखो बाई का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ बाई का मतलब क्या होता है। हाँ अच्छा ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, वन, है ना। तो बाई का मतलब क्या होगा? दो। बाई का मतलब दो। आई समझ? तो तुम्हें नाम से पता चलना चाहिए कि बाइनरी फ्यूजन मतलब फ्यूजन हो गया डिवीजन, क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है। आई समझ? ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब दो भी डिवीजन हो रही है, उसमें हमें ना दो चीज़ों में जो एक चीज़ है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो रही है, मतलब डिवीजन दो चीज़ों में हो रही है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ इसको सिंपली। इसमें क्या है कि पेरेंट जो है ना, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या है, वो डिवाइड हो जा रहा है दो में, या हम बोलते हैं मोर, दो से ज़्यादा। क्यों बोलते हैं? अब बोलोगे अभी तो मैम आपने बताया कि यार बाई का मतलब दो होता है, फिर अब बोल रही हो दो से ज़्यादा। क्यों बोला? क्योंकि बाइनरी फीचर में आगे टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल फीचर्स भी बताई हुई हैं, इसीलिए मैंने लिखा जब आपको डेफिनेशन आए तो आप सिर्फ टू नहीं लिखोगे, मोर लिखोगे। आई समझ? वेरी गुड, ओके। तो इन दिस जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो रहा है किसमें? दो या दो से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में। अब ये मत बोलना कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, डॉटर इंडिविजुअल क्या हुआ। डॉटर इंडिविजुअल मतलब जो बच्चे हुए उसके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और इसमें क्या होगी मेन चीज़ कि जो बच्चे हैं आइडेंटिकल हैं किसके? पेरेंट्स से, क्योंकि हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी पीछे बहुत डिटेल में। ओके, अब इसमें सबसे स्पेशल एग्जाम्पल किसकी? अमोइबा। ये देखो हंस रही है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है, अम्मी ने देखो पूरी तुम्हारे लिए ना डायग्राम बनाई हुई है। अब ये मत बोलना कि भाई हमारे लिए तो डायग्राम नहीं बनाई थी। देखो ये डायग्राम तुम्हारी अच्छे से देखो, ये है पेरेंट अमोइबा, ठीक है। क्या है ये पेरेंट अमोइबा जो इसको जन्म देने वाला है, डॉटर अमोइबा को, ठीक है। होगा क्या? ये आया एक पेरेंट अमोइबा, ये कहता मेरी होगी एज ज़्यादा, मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। इनकी ना एक्चुअल में डेथ होती नहीं है, ये ना डिवीजन कर देते हैं अपनी,
और एक की जगह 2 बन जाते हैं, ऐसे हो जाती है, इनकी डेथ नहीं होती, ठीक है। तो ये डिवीजन कर देते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, बस डेथ कुछ नहीं होती इनमें। जब इनको पता है बहुत टाइम हो गया, अब हमारी मतलब टाइम खत्म हो गया, तो ये डिवाइड कर देते हैं ताकि इनकी स्पीशीज़ आगे चलती रहे, ठीक है। तो इसमें जब अमोइबा को पता चला कि हाँ अब टाइम खत्म होने वाला है, इसने क्या किया, अब ये क्या हुई चीज़, ये ना न्यूक्लियस है, पता है तुम लोगों को ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ा सा डिवाइड हुआ, ये मैंने दिखाया हुआ तुम्हें कि जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा डिवाइड हुआ, ध्यान से देख, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस अब पूरी तरह से एक की जगह 2 बन गया है, ठीक है, डिवाइड हो गया पूरा। उसके बाद क्या हुआ, 2 डॉटर अमोइबा बन गए अलग अलग। तो इसमें अब तुम लोग मुझे बताओ कि पहला स्टेप क्या था, पेरेंट अमोइबा ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ हुआ क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस, मियोसिस, हमने 11th में पढ़ी हैं। तो इसको हमारा पहला स्टेप बाइनरी डिवीजन में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस नहीं पता किसी को, कोई बात नहीं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो पता है, मुझे पता है, तुम लोगों को न्यूक्लियस पता है। तो न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, आया समझ, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब उसके बाद जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ, अलग अलग हो गए ना दोनों, तो क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस होगी ना, अलग अलग हो गए, उनका जो अंदर है ये साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाकी वाला एरिया, ये सारा ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, हमारा घर, क्या दूंगी यार, ऐसे मत करो, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, मैं दोबारा लिख रही हूँ, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसने डिवाइड किया, हमें मिला 2 डॉटर अमोइबा मिले हमें। तो जो अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, यस साइटोकाइनेसिस। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, क्या हुई, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुई। तो ये अब तुम लोग बोलो मैम ने ये क्यों बताया, काम का है, ये क्यों बताया, काम का है इसलिए बताया तुम्हें, तुम लोग ऐसे मत बेइज्जती कर दो, काम का है। एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे, जब बडिंग पढ़ेंगे तो उसमें ना स्टेप्स ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा कैरियोकाइनेसिस और उधर हो जाएगा फर्स्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस, पहले उधर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग जाएगा, न्यूक्लियस बाद में हो जाएगा। इसीलिए मैं स्पेशली तुम लोगों को ये बताया है कि पहले बाइनरी डिवीजन में फर्स्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होती है, आई समझ। अब ये अच्छे से डायग्राम पूरी मुझे फुल बनाकर दिखाओगे तुम लोग, अगर तुम लोगों ने किया आलस तो तुम लोग देखना, मैंने तुम लोगों की स्पेशल बनाई है यार, ऐसे मत किया करो फिर तुम लोग, ठीक है। ये सारी डायग्राम प्रॉपर्ली बनाया करो, मैं दोबारा रिवीजन करवाती हूँ। हमने एसेक्टिव प्रोडक्शन पढ़ी, ठीक है, बाइनरी डिवीजन देखा, बडिंग देखी, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, 5 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन मतलब 22 के नंबर 2 डिवीजन हो रही है मतलब। तो बाइनरी डिवीजन में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 2 में, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने आगे बाइनरी डिवीजन की टाइप्स पढ़ी है, तो हम 2 और मोर बोलते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जो कि क्या है, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स हैं। क्यों आइडेंटिकल टू पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नहीं पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल हमने पढ़ी, हम इसमें अमोइबा खुश है बहुत कि हाँ मुझे पढ़ा जा रहा है, तो अमोइबा हमने ले लिया, पूरी ये बताया कि फर्स्ट स्टेप उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो कैसे उसने डिवाइड किया पहले न्यूक्लियस को, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्ली वो डिवाइड हो गया 2 न्यूक्लियस इसमें, ये था हमारा पेरेंट अमोइबा, उसके बाद ये बन गया कैसे सेकंड स्टेप करके साइटोकाइनेसिस करके डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कर बन गया 2 डॉटर अमोइबा। ओके नाउ लेट्स, अच्छा तो हमने ये सब पढ़ा। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ना था, हमने पढ़नी है टाइप बाइनरी फिजन की। अब बाइनरी फिजन की हमने जो बाकी टाइप्स पढ़नी है वो क्या है, पहले आती है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एग्जांपल आती है प्लाज्मोडियम की। अब प्लाज्मोडियम क्या है मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। मल्टीपल फिजन एक्चुअली में इसका नाम मल्टीपल फिजन क्यों दिया गया है, प्लाज्मोडियम ना क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है ना, मॉस्किटो उसके सलाइवा में होता है प्लाज्मोडियम। जब वो हमें मतलब खाने आता है ना, ठीक है, बाइट करता है ना जब वो मॉस्किटो, तो उसके सलाइवा में होता है प्लाज्मोडियम वायरस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल फिजन होती है, जब हमारे अंदर जाता है ना ये मल्टीपल फिजन करवाता है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल डिवीजन होती जाती हैं, क्या होती है मल्टीपल डिवीजन, ये जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं। मल्टीपल डिवीजन इसलिए क्योंकि थोड़ा सा है ना, बहुत कमजोर होता है, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज हैं, सब कुछ है, उनके मामले में बड़ा कमजोर है, तो इसलिए जल्दी जल्दी डिवीजन करता है कि मैं जल्दी जल्दी अपने सेना बढ़ा दूँ ताकि फिर इनकी बॉडी में फिर मैं राज करूँ और ये लड़ना पाए मेरे से, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर मल्टीपल फीजन की करवाता है। तो ये एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम इसमें, क्योंकि ये मल्टीपल फीजन करवाएगा तभी बॉडी से हमारी वो जीत पाएगा, है ना। तो इसलिए एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम आप दोबारा बता दी, प्लाज्मोडियम क्या है, मॉस्किटो के थूक में होता है, थूक क्या होता है, सलाइवा होता है, सलाइवा में होता है, वो जब हमें बाइट करता है वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जाता है और जल्दी से डिवीजन करता है, मल्टीपल बहुत जल्दी डिवीजन करता है ताकि क्या है हमारी डब्ल्यूबीसी थक जाए, बोले हाँ मैं थक क्यों, मैं नहीं लड़ सकती, और हमारा प्लाज्मोडियम जीत जाए। और ऐसा होता नहीं है, हमारी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जैसे ही अंदर एंटर करता है डब्ल्यूबीसी को मार देती है, ये जल्दी जल्दी से मल्टीपल फीजन कर नहीं पाता। तो जो सलाइवा है मतलब प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फीजन में आता है, ठीक है। उसके बाद रैंडम फिजन, मैंने आपको अभी अमोइबा की पूरी डायग्राम दिखाई, तो तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, अमोइबा की कोई शेप नहीं थी, वो ऐसे 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 करके कुछ भी था, है ना, इरेगुलर शेप थी उसकी, है ना। तो रैंडम क्या होता है, कुछ भी ऐसे हो गया हमसे, है ना, रैंडम हमें पता है ना, रैंडमली कुछ भी ऐसे हो गया। तो रैंडम इसलिए बोला गया है क्योंकि अमोइबा की कोई रेगुलर शेप नहीं है, वो इरेगुलर शेप का है। तो उसकी आप बोलो कि मैं प्रॉपर मैंने अमोइबा को ऐसे पकड़ा, ऐसे काटा और वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कट हो गया, या मैंने ऐसे काटा तो इक्वल पार्ट में कट हो गया, ऐसा होता नहीं है, वो डिवाइड ऐसा होता ही नहीं, वो ऐसे है। तो उसकी जब डिवीजन हुई तो आपने देखा ऐसे ही आता है, वो ऐसे इरेगुलर से ही आता है वो, ठीक है। तो इसलिए ये रैंडम फिजन में क्या हुआ, एग्जाम्पल आ गई अमोइबा, तो ठीक है। उसके बाद हॉरिजेंटल फिजन, हॉरिजेंटल क्या होता है भाई, बीच में से काट जो जब वो चीज़ है उस बीच में से काट दो, क्या बनता है हमारा हॉरिजेंटल डिवीजन हो जाती है। मतलब जो चीज़ उसमें अगर बीच में से काट कर डिवीजन 2 पार्ट्स हो रहे हैं, बीच में से काट कर डिवीजन हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फिजन। और इसके एग्जांपल क्या आती है, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक स्लीपर की शेप का होता है, ठीक है, स्लीपर की शेप का, जिन्होंने 11th में पढ़ा है उसको पता होगा, स्लीपर की शेप का ऐसे होता है वो, ऐसे कुछ, ठीक है। मैं डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बना रही, तो ये ऐसे स्लीपर की शेप में होता है, वो बीच में से ऐसे उसकी डिवीजन हो जाती है, वो कट हो जाता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बीच में से कटेगा, बीच में से ऐसे लंबा, ऐसे 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 सारा खराब कर दिया देख लो, ठीक है, ऐसे बीच में से कटेगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल में एग्जांपल है यूग्लिना, ये हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, मैं तुम लोगों को मार दूंगी, ठीक है। तो यूग्लिना में क्या होता है कि वो बीच में से ऐसे कट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को यूग्लिना की आती नहीं है डायग्राम, मैंने बीच में से जब मतलब समझ लो सिर्फ यूग्लिना नहीं, बहुत एग्जांपल इसकी, बट मैंने एक बताई क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा ये डिटेल में नहीं पूछा जाता इसीलिए, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिजन में मतलब जो ऐसे बीच में से काट दिया उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल
फ्यूजन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल फ्यूजन जिसको हमने बीच में से काटा ऐसे, मतलब बीच में से काटना ये मतलब बीच में से ऐसे टेढ़ा काटा है, ठीक है। और जब हमने ऐसे लंबा लंबा बीच में से काटा है ना, तो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, एल से है लॉन्ग लंबा लाइन की तरह ऐसे, हॉरिजॉन्टल बीच में से, रैंडम कहीं से भी काट दिया, कहीं से डिवीजन हो रही है, कैसी रैंडम सी ऐसी उसकी डिवीजन हो रही है। मल्टीपल डिवीजन जिसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन हुई है, 2 बंदे जो हमें डिवीजन हुई उसमें 2 बंदे नहीं मिले, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, ठीक है, मल्टीपल डिवीजन हुई। आई समझ। नेक्स्ट, अच्छा तो अब हम पढ़ रहे हैं बडिंग, ठीक है, जो कि हमारी सेकंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसमें क्या होता है कि जो डॉटर इंडिविजुअल है ना, डॉटर जो बच्चा है वो कैसे फॉर्म होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक बर्ड सा होता है, ठीक है, बर्ड सा होता है, जिससे वो छोटा सा एक स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक बोला ना, एक छोटा सा होता है बर्ड सा, जिससे डॉटर इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होती है, वो बनती है, ठीक है। वो बर्ड कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ईस्ट, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बडिंग की, ठीक है। तो ईस्ट इज एग्जाम्पल विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ईस्ट ले लिया मैंने, इसमें क्या होगी पेरेंट, ये क्या है, ये पेरेंट क्या है, जल्दी बोलना, हाँ पेरेंट ईस्ट है, वेरी गुड, ये हमारी पेरेंट ईस्ट है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब हाँ पहला स्टेप बताओ सर क्या हुआ जल्दी 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 जल्दी, हाँ वेरी गुड। पहला स्टेप यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले बाइनरी फ्यूजन जब हम कर रहे थे, उसमें हमने एग्जांपल में जब कर रहे थे अमीबा की, हमने पढ़ा था कि जब मैं बड़ी, मैंने बोला था मैं जब मैं बड़ी कराऊंगी उसमें ऑपोजिट होता है, उसमें पहला स्टेप साइटोकाइनेसिस हो जाता है और दूसरा स्टेप कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। तो जब यहाँ पे देखो ईस्ट की जैसे डिवीजन हुई तो हो रहा क्या, ये देखो ये छोटा सा ये ऐसे बर्ड सा निकला, ठीक है, बॉडी जो पेरेंट बॉडी थी उसमें बर्ड सा निकला छोटा सा, ठीक है, ये बर्ड है तुम्हारा, तुम मेंशन कर सकते हो इसको ऐसे, ठीक है, बर्ड निकला। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो पहले साइटोप्लाज्म, ये देखो सारा साइटोप्लाज्म साइड से डिवाइड होने लगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद पहले साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस अपनी अपनी जगहों पर डिवाइड हुआ, एक जगह पर और फिर दूसरी जगह पर। तो बाद में क्या हुई, हमारी कैरियोकाइनेसिस हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, ठीक है। उसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस हुई अलग अलग डिवाइड हो गया, हमारी क्या बन गई, डॉटर ईस्ट बन गई, वेरी गुड, ठीक है। आई दोबारा समझाती हूँ। बडिंग में क्या होता है कि इसमें जो डॉटर इंडिविजुअल है एक छोटे से बर्ड से फॉर्म होती है, जो कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक बर्ड सा होता है, छोटा सा बर्ड होता है, उससे जो डॉटर इंडिविजुअल है वो फॉर्म होती है। वो बर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, वो बर्ड होता है प्रेजेंट ऑन दी बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हम इसमें कौन सी लेंगे, ईस्ट की लेंगे, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बच्चों को पता है ना, हमने सुना भी है, नाम 11 में सुना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पेरेंट ईस्ट है, हमने ले लिया पेरेंट ईस्ट। मैंने बताया था कि बाइनरी फ्यूजन कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, पहले साइटोकाइनेसिस होगी फिर कैरियोकाइनेसिस, और उसमें क्या हुआ था, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। तो उसमें पहला स्टेप क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुई, ठीक है, ये ईस्ट था, इसमें छोटा सा बर्ड आया देखा हमने, उसमें क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुई, पहले साइटोप्लाज्म क्या होगा, अलग होगा, उसके बाद न्यूक्लियस एक साइड पर है, हम दोनों उन्होंने डिवाइड नहीं हुए अभी न्यूक्लियस, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, हमारा सेकंड स्टेप क्या आ गया, कैरियोकाइनेसिस आ गया। तो क्या हुआ, फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हुए तो क्या हुआ, 2 हमारे बन गए डॉटर ईस्ट, हमें क्या मिल गया, डॉटर ईस्ट मिल गया। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम